बोल रहा हूं जो गरीब घर से हैं। एक बात याद रखना, एसएससी जीडी की नौकरी लेनी हो ना, तो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या? जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर दिल में आंधी है ना बेटा, कोई जॉब। नमस्कार दोस्तों, सिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आपके जो शिपकम में जो पेपर हुए थे उनके बारे में आज बात करते हैं कि जो जीके व जीएस है उनके जो किस प्रकार से आपके जो प्रश्न आए उनका एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके जो आगामी परीक्षा है उनके लिए भी ये वीडियो है। अगर जो ये वीडियो है ये सब के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो कल आगामी जो परीक्षा देने जाएंगे उसके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। क्यों रहेगा ये बता देता हूँ। देखो, इसमें मैंने विस्तार से देखो, इसमें जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो प्रश्न हो रहे हैं अनुच्छेद से रिपीट हो रहे हैं, जो नृत्य हैं उनसे भी रिपीट हो रहे हैं। हर प्रश्न एक दो प्रश्न, हर जो परीक्षा हो रही है, जो आगामी परीक्षा हो रही है उसमें एक दो प्रश्न वो है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो, आज का जो पेपर आया था, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो इतना हार्ड भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था, नॉर्मल पेपर आया था। देख के तो इतना हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं था, नॉर्मल पेपर आया था। और बाकी जो मैथ्स, रीजनिंग और जो इस प्रकार के जो पेपर आए थे वो भी एकदम सरल आए थे, इतने हार्ड नहीं आए थे। देखो, चलो बात करते हैं। अगर देखो आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में भी बताना। चलो वीडियो को बिना टाइम गवाते शुरू करते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न आया था, हिंदी की बात करते हैं। जो पहला प्रश्न आया वो आया था, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? कि जो गृह लक्ष्मी जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है, किस राज्य से संबंधित है? वो है कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से संबंधित है। गृह लक्ष्मी योजना 2023 में कर्नाटक में महिलाओं का सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सरकारी पहल। ये योजना पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनने और अपने परिवार के निर्णय लेने में मदद करती है। कहने का मतलब है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना है वो शुरू की गई है। ये शुरू कब की गई थी? ये की गई थी 2023 में। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये है कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक राज्य से ये योजना संबंधित है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किस प्रकार से आया था? देखो, जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न था कि शिव कुमार शर्मा कौन? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो शिव कुमार शर्मा है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो थे संतूर वादक से। किससे? संतूर वादक से। देखो, इसमें मैंने और कुछ जोड़ा है। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है, वाद्य है कश्मीरी। कहने का मतलब कश्मीरी लोक वाद्य है, और इनका जन्म जम्मू में गायक पंडित उमादत्त शर्मा के घर में हुआ था। देखो, इनके पिता का भी नाम पूछ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। जो परीक्षा हो रही है, जो आपकी एसएससी जीडी की, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जो लोक नृत्य, वाद्य यंत्र है वगैरह, इनसे बहुत ज्यादा हर प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, इनका जन्म जम्मू में गायक पंडित उमादत्त शर्मा के घर में हुआ था। इनका जो पिताजी का नाम था वो था उमादत्त, इनके जो माताजी का नाम था वो है उमादत्त। अब देखो, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य। देखो, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। ये कल भी आया था, जो 24 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उनमें भी ये इस प्रकार को ये प्रश्न देखने को मिला है कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य वो है केरल से। किससे? केरल से। अब देखो, मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल, कहाँ से? केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। ये कहाँ की है? ये है केरल राज्य से संबंधित है। और जिसका जो मोहिनी अट्टम शब्द है उसका व्याख्या है मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है, और हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल शास्त्रीय एकल नृत्य रूप में है। कहने का मतलब है कि ये मोहिनी अट्टम लोक नृत्य वो केरल राज्य से संबंधित है। तो ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न बार बार, ये परसों वाला जो सेकंड शिफ्ट था उसमें भी ये इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो थे डूरंड कप
वो थे फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। देखो डूरंड कप फुटबॉल के खेल से जुड़ा है। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। देखो जो फुटबॉल है वो है टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना, जो एशिया का जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो तो फुटबॉल ही है, जबकि दुनिया का तीसरा सबसे पुराना जो है टूर्नामेंट वो है फुटबॉल। ये भी याद रखना, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा रहा है। जो डूरंड कप वो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो आया था कि भारत का क्षेत्रफल क्रमानुसार क्या है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो क्रमानुसार क्या है। देखो जो भारत का क्षेत्र जो 7 नंबर पे आता है ना, देखो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 3287,263। कितना? 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें देखो क्या क्या, देखो इनसे जो बड़े जो देश है वो कौन कौन से। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रम से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। देखो इनसे बड़े 7 देश, देखो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये 7वां देश है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न आया था वो आया था, देखो भारत के महान्यायवादी। इसमें देखो प्रश्न क्या पूछा था कि जो भारत के महान्यायवादी है उसको कौन नियुक्त करता है। तो वो है जो, देखो इसमें क्या लिखा, भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो न्यायाधीश है उसको कौन नियुक्त करता है? वो करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। देखो ये भी प्रश्न इस पर यहाँ से प्रश्न उठाया था उन्होंने कि देखो भारत के महान्यायवादी पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है, मतलब इस प्रकार से एक प्रश्न आया था आपके। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार भी कहा जाता है। देखो जो है इसे जो भारत का न्यायवादी है उसको देखो इसे भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न याद रखना कि ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो होगा भारत के न्यायवादियों को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्रा उत्सव, जबकि आपके परीक्षा में ये आया शायद यात्रा उत्सव आया था। लगभग प्रश्न इसी प्रकार से देखने को मिला है कि यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो है बाली यात्रा उत्सव। देखो ये यात्रा उत्सव ओडिशा में ही है। यात्रा उत्सव और बाली यात्रा उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। प्राचीन समुद्री इतिहास के स्मृति में मनाया जाता है। ये भी याद रखना कि प्राचीन जो समुद्री इतिहास की स्मृति में, स्मृति का मतलब क्या होता है? याद में। स्मृति का मतलब होता है याद में मनाया जाता है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था आपके? नेक्स्ट प्रश्न आया था कि ब्राह्मीर की पुस्तक कितने भागों में विभाजित है। देखो ये प्रश्न पिछले जो एग्जाम हुआ था, जो पिछले जो शिफ्ट हुई थी उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न वो रिपीट हुए हैं। ब्राह्मीर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, एक तो बृहज्जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत की रचना की थी। इस ग्रंथ की रचना देखो ये कितना है? यह है 420 नहीं 520। इस सब माना जाता है पंच सिद्धांतिक में खगोल शास्त्र का वर्णन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका याद रखना कि ब्राह्मीर की पुस्तक को कितने भागों में विभाजित किया था। अगर आपके अब इसमें पूछे क्या प्रश्न क्या पूछा था, जैसे जीडी में प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि ब्राह्मीर की पुस्तक के निम्न में से किसमें विभाजित नहीं है, मतलब ये 3 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन दूसरा दे दिया जो नहीं थी, तो वो आपका राइट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह में बटुकेश्वर ने बम कब फेंका। देखो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर है उन्होंने बम फेंका था और वो कहाँ फेंका था और कब फेंका था, उनके बारे में बात करते हैं। देखो 8 अप्रैल 1929 देखो 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका था। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर ने। और फेंका कहाँ था? ये फेंका था सेंट्रल असेंबली। और ये सेंट्रल असेंबली कहाँ है? यह है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। जो सेंट्रल असेंबली है जो दिल्ली में है उन्होंने वहां पर इस प्रकार का बम फेंका था। देखो जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक करके अपनी गिरफ्तारी देख करके देश सहित ब्रिटेन में हलचल मचा दी थी। देखो ये जो सेंट्रल असेंबली है वो दिल्ली में है, ये भी याद रखना। और जो बम फेंका था वो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। देखो जीके के बहुत प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। ये तो प्रश्न रिपीट नहीं हुआ, क्या पता कि अगले जो आगामी जो परीक्षा होगी, जो कल आपके जो एग्जाम है उनमें ये रिपीट हो जाए प्रश्न। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा क्या है? अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक कब जीता?
देखो इसकी बात करते हैं कि अभिनव स्वर्णविंदा ने जो पदक जीता था वो जीता था 2008 में। कब? 2008 में 25 साल की उम्र में। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक 2008 में सोने पर निशाना। मतलब इस प्रकार का जो 2008 में जीता था। और बीजिंग कहाँ है? बीजिंग है चीन में। कहाँ पर? चीन में। बीजिंग चीन में है। और मतलब इस प्रकार बीजिंग राजधानी है इसकी, याद रखना। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी याद रखना। अभिनव बिंद्रा ने जो पदक जीता था वो बीजिंग में जीता था, जो है चीन में। और जीता कब था? 2008 में। इतना ही याद रखना है। और उसकी जो उम्र थी उस समय वो 25 साल थी उस समय। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। इसमें और कुछ और देखो, इसमें क्या लिखा, उन्होंने अपने आखिरी शॉट में 10.8 पर निशाना लगाकर चीन के निशानेबाज जू किसान को हराकर, देखो जिसने हराया था उसका नाम था जू किनान। कौन था? जू किनान। क्या नाम था? जू किनान। जू किनान को हरा करके उन्होंने ये स्वर्ण पदक है वो जीता था 2008 में और बीजिंग के अंदर। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। भाई मौलिक कर्तव्यों की संख्या पता है सबको, 11 है। कितनी? जो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। प्रारंभ में अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों। देखो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51, देखो अनुच्छेद भी बहुत मात्रा में पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद लगभग जो फर्स्ट जो शिफ्ट थी, कल तो नहीं हुआ था किसी के भी एग्जाम, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट थी उनमें हर एग्जाम में एक दो ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि जो 32, 333 वगैरह इस प्रकार के जो अनुच्छेद थे उस प्रकार से इसमें से प्रश्न पूछा जा रहा था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बाद में 2002 में 86 संविधान संशोधन, जो 86 संविधान संशोधन होता, सूची में एक कर्तव्य जोड़ा था। इसी प्रकार भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? वो है 11। जो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं? वो है 11। और ये भी याद रखना, ये इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो है 86 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ये भी प्रश्न याद रखना, ये भी देखो साइंस से प्रश्न आ रहे हैं कुछ। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारत में बेरोजगारी मापन का सूत्र। देखो सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कि भारत में बेरोजगारी मापन का सूत्र क्या है। तो उसमें आपके ऑप्शन भी दिया होगा कि बेरोजगारी दर की गणना करने का क्या फॉर्मूला है। तो इसमें देखो बेरोजगारी दर के प्रतिशत की गणना बेरोजगारी व्यक्ति, देखो इसमें क्या लिखना ऊपर, बेरोजगारी व्यक्तियों की बट्टा जो कुल श्रम बल है, जो बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या बट्टा कुल श्रम दल इंटू 100। कितने? इंटू 100। इसका क्या है? ये भारत में बेरोजगारी मापन का एक प्रकार का सूत्र है। इसके द्वारा हम जो भारत में जो बेरोजगारी है उसके द्वारा वो सूत्र है, इसके द्वारा हम उसको बेरोजगारी की मात्रा को माप सकते हैं इसके द्वारा। देखो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। देखो आप वीडियो तो कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं करते हैं वो कर लिया अगर सब्सक्राइब। आपको इसी प्रकार के जो वीडियो है इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलो हम नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में कल बात करते हैं। बने रहें ऐसे ही। चलो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो अब। चलो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।